लापता लोगों के सच्चे केसेस को लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर कर दीजिए, जिससे आपको यूनिक, रियल और मिस्टीरियस कहानियाँ मिलती रहें। सालों से लोग रहस्यमय तरीकों से गायब हो रहे हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग? वो अचानक ही कैसे लापता हो जाते हैं? क्या इसमें किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है या ये एलियंस का काम तो नहीं? लापता लोग जिन हालात में मिलते हैं वो सामान्य तो नहीं होते। ऐसे ही केसेस को लेकर डेविड पोलाइडस ने मिसिंग 411 नाम से कई सारी किताबें लिखी है। राजवाला इन्हीं किताबों से आपके लिए हिंदी में ये सीरीज लेकर आया है। राजवाला प्रेजेंट्स मिसिंग 411 इन हिंदी। माइकल एडविन हेरॉन। तारीख 23 अगस्त 2008। जगह हैप्पीविल, टेनेसी। उम्र 51 साल। माइकल एक कॉन्ट्रैक्टर था और उसका मेन घर मैरीविल, टेनेसी में था, लेकिन वो वीकेंड पर अपने एक दूसरे घर पर रहने जाया करता था जो बेल ब्रांच रोड पर हैप्पी वैली में था। उसके पेरेंट्स भी इस घर से नज़दीक में ही रहते थे। माइकल के दो लड़के थे, मैट जो 25 साल का था और एंडी जिसकी उम्र 27 साल थी। माइकल के पेरेंट्स वर्ल और सू हेरॉन को स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क के उत्तरी किनारे पर रहना पसंद था। उनका बेटा अपने घर से उनके घर आकर उनके लॉन की घास काट दिया करता था। उस दिन भी उसका प्लान कुछ ऐसा ही था। उसने अपना ट्रक लिया और घास काटने वाली मशीन को ट्रक से जोड़ दिया और उन्हें अपने घर के सामने खड़ा कर दिया, जैसे कि वो हर बार किया करता था। माइकल अपनी फैमिली प्रॉपर्टी पर पहुंचा जो 6728 बेल ब्रांच रोड पर थी। वो घर के अंदर गया और उसने अपना वॉलेट, चाबियां, फ़ोन, पैसे, क्रेडिट कार्ड और गन को काउंटर पर रख दिया। उसने अपनी एक एटीवी गैराज से निकाली और उसे सड़क पर ले गया। ये प्रॉपर्टी एक विशाल घास के मैदान में थी। पास ही एक झील भी थी और एक बड़ी सी नदी भी यहाँ से 1/4 मील दूर थी। माइकल की प्रॉपर्टी से करीब 3 मील दूर साउथ वेस्ट में बहुत बड़ी झील है जिसका नाम चिल्होवी लेक है। ये इलाका लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर है। जब माइकल उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर उनकी घास काटने नहीं आया तो वो उसके घर गए। उन्हें उसका ट्रक सामने खड़ा मिला जिसके पीछे मशीन बंधी हुई थी और घर के अंदर उसकी चीज़ें काउंटर पर रखी हुई थी। किसी भी चीज़ को छेड़ा नहीं गया था। माइकल के इंतज़ार में पेरेंट्स एक दिन रुके, इस उम्मीद में कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन जब वो नहीं आया तो उन्होंने माइकल के दोनों बेटों को इसके बारे में बताया और फिर वो वहाँ आए और उन्होंने पुलिस को इसकी रिपोर्ट की। शेरिफ का मानना था कि माइकल अपनी यामाहा वुल्वरिन येलो एटीवी को चला रहा था। पुलिस वालों को उसकी एटीवी उसके घर से करीब 1 मील दूर पर एडम्स क्रीक में मिली। एटीवी काफ़ी अजीब सी हालत में उन्हें मिली। उसका इग्निशन स्विच तो ऑन था, लेकिन किल स्विच से उसका इंजन बंद हुआ था, जिसके बारे में उसके बेटों का कहना था कि वो ऐसे कभी नहीं करता था। वो गाड़ी एक खड़ी चढ़ाई पर हाई गियर में थी, लेकिन वो डैमेज नहीं थी। ये जगह ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क के नॉर्थ बॉर्डर से 1/4 मील से भी कम दूरी पर है। लोकल शेरिफ डिपार्टमेंट में माइकल की एटीवी जहां मिली थी उस जगह के आसपास हेलीकॉप्टर, घोड़ों, कुत्तों और ग्राउंड टीम्स की मदद से खोज शुरू की। बाद में नेशनल पार्क सर्विसेज की तरफ से भी उन्हें खोजबीन में मदद मिली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जैसे कि इससे पहले कई सारे केसेस में हुआ है कि खोजबीन भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुई है, इस केस में भी वही हुआ। हैप्पीविल के इलाके में इतनी बारिश हुई कि अगर कोई निशान माइकल का था भी तो वो पूरी तरह से मिट गया होगा, जिससे ब्लड हाउंड कुत्ते उसकी गंध नहीं खोज पाए। ब्लाउंट काउंटी के शेरिफ ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि माइकल की गुमशुदगी में किसी तरह का जुर्म हुआ है, और उनका ये भी मानना था कि माइकल किसी भी तरह की गैर कानूनी काम में शामिल भी नहीं था। अगस्त 2011 में मैं खुद माइकल हेरॉन के उस वीकेंड वाले घर पर गया था, एक इन्वेस्टिगेटर, और मैंने पाया कि वो घर अब वीरान पड़ा है।
और हमने पड़ोसियों से बात करने की ठानी। हम किस्मत वाले थे कि हमें कैन और इर्मा ब्लिथ नाम के दो बूढ़े दंपति मिले। उन्होंने अपनी देहाती घर में हमारा स्वागत किया। मैंने उन्हें बताया कि हम माइकल की गुमशुदगी के बारे में जानने आए हैं और उन्होंने खुशी से हमें जानकारी दी जितनी वो जानते थे। इर्मा ने बताया कि वो माइकल की आंटी थी और उसके काफ़ी करीब थी। वो और कैन इस घर में पिछले 19 सालों से रह रहे थे। उसने कहा कि वो माइकल को हर वीकेंड पर इस घर में आता देखा करती थी। वो यहाँ प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस करता था और आसपास के घरों की भी मदद किया करता था। उसने बताया कि माइकल को पहाड़ों पे चढ़ाई करना पसंद था और वो इस इलाके को अच्छी तरह जानता था। मैंने इर्मा से गुजारिश की कि क्या वो बता सकती है कि उस दिन क्या हुआ था जब माइकल गायब हुआ था। वो हमें उस जगह ले गई जहाँ उसकी एटीवी मिली थी। ये जगह न्यूज़ आर्टिकल्स में लिखी जगह से काफ़ी अलग थी। माइकल अपने घर बेल ब्रांच रोड से निकलता है। उसने आस पड़ोस के लोगों की तरफ हाथ हिलाया और हैप्पी वैली रोड पर बढ़ गया। वो हैप्पी वैली रोड पर पहुंच गया था। वहाँ से वो ईस्ट की तरफ 500 फीट दूर तक जाता है, फिर नॉर्थ पे टर्न लेता है। यह खूबसूरत देहाती रोड था जिसके आसपास हरियाली थी। माइकल यहाँ से करीब 1000 फीट दूर तक एटीवी चलाता रहा। फिर उसने राइट टर्न लिया और ईस्ट में जाने लगा। वो अपने एक दोस्त की प्रॉपर्टी को देखने जा रहा था, लेकिन किसी नामालूम वजह से वो सीधे लेफ्ट टर्न लेता है और एक अच्छे खासे रोड पर जाने लगता है। ये रोड ऊंचाई पर बने एक घर की तरफ जाता था। माइकल ने इस घर के पास अपनी एटीवी को खड़ा किया और गायब हो गया। यहाँ सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जहाँ कोई जा सकता था। वो थी ईस्ट में छोटी सी नदी। इर्मा और केन ने हमें ये लोकेशन दिखाई और बताया कि माइकल के बच्चे और उसके फैमिली के लोग अब भी उस सदमे से बाहर नहीं आए हैं। उन्होंने हमारी इस केस में दिलचस्पी को सराहा और फिर जल्दी से चले गए। जाहिर था कि वो इस जगह काफ़ी नर्वस महसूस कर रहे थे। दूसरे रिसर्चर और मैंने इस एरिया में काफ़ी टाइम बिताया और माइकल की गुमशुदगी की वजह तलाश करने लगे। हम आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद माइकल हैप्पी वैली रोड पर ड्राइव कर रहा था। तभी उसने राइट टर्न लिया और किसी चीज़ को देखकर या कोई घटना को देखकर हैरान हो गया। इर्मा और कैन ने हमें बताया था कि वो काफ़ी खोजी स्वभाव का था और किसी भी अनयूजुअल चीज़ को देखकर उसे इन्वेस्टिगेट करने चला जाया करता था। और शायद उस दिन भी कुछ ऐसे ही हुआ हो। उसने रोड पर गाड़ी खड़ी की और उस घर की तरफ बढ़ गया जहां उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, कुछ ऐसा जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क की अब्राहम क्रीक यहाँ से सिर्फ 2000 फीट दूर है जहाँ से माइकल गायब हुआ था। पार्क के लोग भी इस खोज में डिप्टी शेरिफ के साथ शामिल थे और राहत और बचाव की टीमें भी थी, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला। केस समरी। माइकल हियरॉन के गायब होने को लेकर कुछ अजीब बातें हैं। अगर माइकल पहले से जानता था कि वो लूप रोड पर किसी से उसका सामना होने वाला है, तो वो अपना ट्रक लेकर जाता जिससे उसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती अगर उसे किसी से भिड़ना ही था। लेकिन माइकल को ऑब्वियसली अंदाज़ा नहीं था कि वो किसी से मिलने वाला है। क्या ये मुमकिन है कि माइकल ने अपने दोस्त की प्रॉपर्टी के पास कुछ अजीब होते हुए देखा हो? एटीवी की कंडीशन से पता चलता है कि वो तेज़ रफ्तार में ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहा था और फिर अचानक ही वो एटीवी से उतर गया। कैसे? याद रखिए, एटीवी हाई गियर में थी, उसकी चाबियां भी लगी हुई थी, बल्कि ऑन थी। वो बस किल स्विच की वजह से बंद हुई थी। असल सवाल ये है कि किसने एटीवी से उसे नीचे उतारा था। माइकल कोई छोटा आदमी नहीं था। जिसने भी उसे नीचे उतारा होगा वो ताकतवर, तेज़ और इरादे का पक्का रहा होगा। 5 लाख एकड़ के इस नेशनल पार्क में माइकल कहीं भी भटक रहा हो सकता है, या फिर उससे भी बुरा। एक अजीब से कोइंसिडेंस के बारे में बता दूं, जब हम माइकल की आंटी के घर पर गए थे उनसे मिलने, उससे पहले हम मार्टिन के पेरेंट्स के घर पर भी गए थे। वहाँ हमें दरवाजे पर एक अजीब सा डोर नॉकर दिखाई दिया था। ये बहुत ज़्यादा कलरफुल था और इसकी डोर खींचने पर एक वुडपेकर अपनी नाक दरवाजे पर मारकर उसे बजाता था। जब अब ब्लिथ दंपति के घर गए,
उनके यहाँ भी बिल्कुल यही डोर नॉकर था। हम हैरान रह गए थे। ब्रैड लेविस, तारीख 28 मार्च 1993, जगह ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क, टेनेसी, उम्र 13 साल। ब्रैड लेविस अपने दोस्त और परिवार के लोगों के साथ रेनबो फॉल्स की पगडंडी पर चढ़ाई कर रहा था, जो ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क के अंदर माउंट लिकॉन्टे पर है। माउंट लिकॉन्टे 6,590 फुट ऊंचा है, जिस पर करीब 3200 फुट की ऊंचाई पर एक झरना बहता है। दोपहर में किसी वक्त वो लोग झरने के पास से गुजर रहे थे कि तभी ब्रैड अपनी फैमिली से अलग हो जाता है और गुम हो जाता है। ये काफ़ी अजीब गुमशुदगी थी, क्योंकि रास्ता पूरी तरह दिशा निर्देशों से भरा पड़ा था। उसके पेरेंट्स रैंडी और नैन्सी लेविस को जब पता चला कि उनका बेटा उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने अपनी हाइकिंग रोक दी और नीचे आकर अथॉरिटीज़ को इस बारे में बताया। नेशनल पार्क सर्विसेज यानी एनपीएस के ऑफिशियल्स ने फोर्ट कैम्पबेल केंटकी के आर्म फोर्सेस से मदद मांगी और उन्हें वो मिल भी गई। 5 हेलीकॉप्टर जिनमें इंफ्रारेड सेंसर लगे थे, वो 6 दिनों तक खोजते रहे। इसके साथ ही 150 ऐसे लोग शामिल थे जो इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। 2 अप्रैल 1993 के टाइम्स डेली अखबार ने इस घटना को कुछ इस तरह छापा। शुरुआती खोज सिर्फ आधे मील चौड़ी और 2.5 मील लंबी थी। संडे को ब्रैड की गुमशुदगी के तुरंत बाद खोज को शुरू किया गया था। इस आर्टिकल से पता चलता है कि एनपीएस ब्रैड को एक छोटे से इलाके में तलाश कर रही थी। ब्रैड माउंट लिकॉन्टे की करीब 3000 फुट की ऊंचाई से गायब हुआ था। छठे दिन ब्रैड की बॉडी मिली। वो रेनबो फॉल्स की पगडंडी से 1.5 मील दूर एक खड़ी ढलान पर मिला था। ये इलाका बहुत ऊबड़ खाबड़ था। 4 अप्रैल के द टाइम्स डेली अखबार ने इस हादसे को इस तरह छापा। एनपीएस अफसर केव ने बताया कि लड़के की बॉडी एक पार्क वॉलंटियर और रैंडी लेविस के बेस पर काम करने वाले एक आदमी ने ढूंढी थी। केव ने कहा कि खोजी इससे बहुत हैरान थे कि वो इतनी ऊपर तक पहुंचा कैसे। वो हमारी खोज के सबसे ऊपरी हद पर मिला था, यानी करीब 4800 फुट ऊपर। वो इलाका इतना खड़ा उबड़ खाबड़ था कि सब के सब हैरान थे कि वो वहां पहुंचा कैसे। याद रखिए, एनपीएस ये दावा कर रही है कि ब्रैड जहां था वहां से वो और ऊपर 1600 फीट की चढ़ाई करके ऊपर गया था। लेकिन क्यों? मरने के लिए? ये उनका दावा है। एनपीएस ने पब्लिकली ये बात कही है कि वो ब्रैड की बॉडी को इतनी ऊपर पाकर हैरान थे। शायद उसकी फैमिली भी हैरान होंगी। अखबारों के मुताबिक ऑफिसर केव ने कहा था कि बॉडी से किसी तरह की छेड़खानी नहीं की गई थी। जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो गई, उसे वहां से नहीं निकाला गया। एनपीएस के मुताबिक ब्रैड के पेरेंट्स उस जगह पर नहीं गए क्योंकि वहां पहुंचना काफ़ी मुश्किल था। पार्क ऑफिशियल्स के मुताबिक लड़का सर पर चोट लगने की वजह से मरा था। फर्ज कीजिए आप ब्रैड की केस के इन्वेस्टिगेटर होते। आपको बॉडी ऐसी हालत में मिलती जो किसी भी कॉमन सेंस से परे है। ऐसे लगता है कि लड़का काफ़ी लंबी चढ़ाई चढ़ता है और शायद बर्फ़ की वजह से फिसलता है और 100 फीट सीधे फिसल कर मारा जाता है। जब आप बॉडी के पास जाते हो, ये सीन आपके लिए चिंताजनक है और ऐसे हालात में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो। ये सब काफ़ी अजीब है। एसोसिएटेड प्रेस के आर्टिकल में लिखा है, लड़के की मौत सर में एक बड़ी सी चोट और कई सारे मल्टीपल ट्रॉमास की वजह से हुई थी। ये कहना था लीजा मैकनील का, जो टेनेसी मेडिकल सेंटर की स्पोक्समैन थी। बॉडी पर कोई ऑटोप्सी नहीं की गई। मैकनील ने कहा कि देखने से ही ये साफ था कि मौत की वजह क्या है। मुझे ये लास्ट स्टेटमेंट 3 बार पढ़ना पड़ा। कोई ऑटोप्सी नहीं हुई थी? ऐसे सिर्फ तब होता है जब आपका इलाज चल रहा हो और डॉक्टर आपकी बीमारी के बारे में पहले से सब कुछ जानता हो। सिर्फ और सिर्फ तभी ऑटोप्सी के डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया जाता है। अगर कोई बिना डॉक्टर की देखरेख के मरा है तो उसकी ऑटोप्सी ऑटोमेटिकली की जाती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि गुनाह नहीं हुआ है। ब्रैड बिना किसी गवाह के मरा था। उसे मरते हुए किसी ने नहीं देखा था, और वो भी इतने अजीब हालात में। मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि उन लोगों ने ऑटोप्सी नहीं की।
जितना मैं उस इलाके के बारे में जानता हूँ जहाँ से ब्रेड गायब हुआ था, वहाँ और भी कई सारे बच्चे गायब हुए हैं। ये बात एनपीएस को भी जाहिर है मालूम ही होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ऑटोप्सी करवाने की डिमांड नहीं की। ऐसे में इसको क्या समझा जाए? ऐसे तो कोई तभी करेगा जब वो कुछ छुपा रहा हो और उसे पकड़े जाने का डर हो। एलोइजा लिंडसे, तारीख 4 नवंबर 1989, जगह टेबल रॉक स्टेट पार्क, साउथ कैरोलिना, उम्र 22 साल। ये केस डेफिनेटली इस किताब का सबसे अजीब केस है। इस केस को ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क के सेक्शन में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सब जहाँ से शुरू हुआ वो जगह पार्क के बॉर्डर से सिर्फ 50 मील दूर है। 4 नवंबर 1989 को 22 साल की एलोइजा लिंडसे अपलाशियन की पगडंडी पर हाइकिंग के लिए निकलती है। उसने सारे प्लान्स बना रखे थे और वो टेबल रॉक स्टेट पार्क के नॉर्थ वेस्टर्न साइड से चढ़ाई करने वाली थी, जो साउथ कैरोलिना में आता है। उसका प्लान था कि वो पहले 7 दिनों तक अकेले चढ़ाई करेंगी, फिर अपने एक दोस्त से मिलेंगी जिससे उसे फ्रेश सप्लाईज और साथ मिलेगा। हाइकिंग के तीसरे दिन एलोइजा ने बताया कि वो जानती है कि कुछ आदमी उसका पीछा कर रहे थे और उसे उनसे डरने की ज़रूरत थी। 21 नवंबर के सिराक्यूज जनरल अखबार ने लिंडसे की फीलिंग को इस तरह लिखा है, मैं पूरे समय दहशत में थी। कई दिनों तक पीछा किए जाने के बाद एलोइजा ने बताया कि उसने अपना बैकपैक छोड़ दिया था जिसमें उसकी ज़्यादातर सप्लाईज थी और उसने पीछा छुड़ाने के मकसद से पगडंडी के लेफ्ट में जाने लगी थी। उसने कहा कि उसके बाद उसने उन आदमियों को कभी नहीं देखा, लेकिन वो उसे लगातार सुनाई दे रहे थे। 7वें दिन जब एलोइजा तय समय पर दोस्त से मिलने नहीं पहुंची तो उसने लॉ इन्फोर्समेंट को इसकी जानकारी दी। जब अथॉरिटीज़ को उसके बारे में बताया गया, उसके बाद 9 दिनों तक एलोइजा ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसे उन आदमियों द्वारा पकड़ लिए जाने का खौफ सता रहा था। उसने कहा कि वो इस डर की वजह से रात में सो भी नहीं पा रही थी और वो उनसे पीछा छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। एलोइजा को गायब हुए अब 16 दिन बीत चुके थे। एक शिकारी जब टेबल स्टेट पार्क में पगडंडी से 5 मील दूरी पर गुजर रहा था कि तभी उसे एलोइजा वहाँ मिली। उसे वहाँ से निकाला गया और लॉ इन्फोर्समेंट को सौंप दिया गया, जहाँ उससे पूरा स्टेटमेंट दिया। एलोइजा का बेस्ट इंटरव्यू द आइटम नाम के अखबार में 21 नवंबर 1989 को छपा था। उस आर्टिकल के मुताबिक एलोइजा के पास कोई सबूत नहीं था जिससे साबित हो सके कि कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने बस कहा था कि मैं बस जानती हूँ कि वो मेरा पीछा कर रहे थे। मैं 2 हफ्तों तक खौफ में रही हूँ। आगे आर्टिकल में एलोइजा ने बताया, ट्यूसडे के दिन मुझे ऐसे लगा कि झाड़ियों में से कुछ आदमी मेरा पीछा कर रहे हो। मुझे आज सुबह तक यही लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। उसे इसी दिन ढूंढा गया था जब ये इंटरव्यू लिया गया था। एलोइजा ने बताया कि उसके इस पीछे के दौरान उसे पेड़ के एक तने में एक केक के 2 टुकड़े और डोनट्स मिले थे। एलोइजा को पेड़ के अंदर खाने की चीज़ें कैसे मिली इसका एक्सप्लेनेशन कभी नहीं मिला। लॉ इन्फोर्समेंट में कई सारे लोगों को उसके इस बयान के कई सारे पहलुओं पर यकीन नहीं था, लेकिन जब भी उससे पूछा गया हर टाइम उसकी कहानी सेम ही रहती थी। आखिरी आर्टिकल में रिपोर्टर ने एलोइजा की माँ गेल लिंडसे से बात की, जिन्होंने कहा, मुझे नहीं पता उसने क्या देखा था। एलोइजा की माँ के इस स्टेटमेंट से ये बात साफ हो जाती है कि एलोइजा ने जंगल में कुछ देखा ज़रूर था। हालांकि एलोइजा ने ये कहा था कि उसने उन आदमियों को नहीं देखा था। मेरा सवाल एलोइजा और उसकी माँ से यही है कि लड़की ने आखिर देखा क्या था। उसकी माँ के मुताबिक उसने कुछ तो देखा था, लेकिन वो कुछ था क्या, वो लोगों को बताना नहीं चाहती थी। पता नहीं इसके पीछे क्या वजह थी। केस समरी। मेरा झुकाव एलोइजा की कहानी की तरफ है, क्योंकि कोई भी अपना बैकपैक ऐसे ही फेंक कर नहीं भाग जाएगा सिर्फ इसलिए कि वो तेज़ भाग सके।
इसके लिए कोई सीरियस डर की ज़रूरत होती है। जब पर्वत आरोही अपना बैकपैक छोड़ता है, उसके साथ ही उसकी जान भी छूट जाती है, क्योंकि उसमें उसका स्लीपिंग बैग, उसका खाना, पानी साफ करने का सामान और साफ सफाई की चीज़ें होती है। 23 नवंबर के आइकन स्टैंडर्ड में एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर का इंटरव्यू छपा था, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से वो कुछ ज़्यादा ही भयभीत थी। पता नहीं इसकी वजह क्या थी। ये शब्द थे टिम मॉर्गन के, जो पिकेंस काउंटी के शेरिफ थे। आगे आर्टिकल में लिखा है, हालांकि इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं कि वो मिस्टीरियस आदमी मिस लिंडसे को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो, लेकिन उनका कहना था कि मैं जानती हूँ उनके कुछ नेक इरादे भी नहीं थे। लॉइजे का कहना था कि जब शिकारी ने उन्हें खोजा था वो बिल्कुल बेसुध थी। खो जाने के बाद बेसुध या बेहोश मिलना ये एक ऐसा फैक्ट है जो बार बार लापता लोगों में मिला है जिन्हें जिंदा ढूंढा गया हो। इस हालत के बारे में और ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत है। ये बात शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस ट्रिप पर एलॉइजे का पीछा कौन कर रहा था। अगर कोई सच में उसका पीछा कर रहा था तो आखिर क्यों? एवेंजेलाइन लॉरिमर, तारीख 8 जून 1951, जगह ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क, उम्र 21 साल। एवेंजेलाइन लॉरिमर अपने पिता के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाने ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क में आई थी। एवेंजेलाइन सिंसिनाटी जेविश हॉस्पिटल में स्टूडेंट नर्स थी। मिस्टर लॉरिमर सियाटल के अपने घर से सफ़र करके पार्क में पहुंचे थे। उन लोगों ने केट्स कोव में अपना कैंप लगाया हुआ था। 8 जून को एवेंजेलाइन ने अपने पिता से कहा कि वो हाइकिंग पर जा रही है। उसने उस वक्त कोट, लो प्रोफाइल शूज़ और पैंट्स पहने हुए थे और वो जंगल की तरफ निकल गई। जब एवेंजेलाइन वापस कैंप पर नहीं लौटी तो मिस्टर लॉरिमर ने अथॉरिटीज़ को बताया और खोज शुरू की गई। एवेंजेलाइन की गुमशुदगी के बाद बू सूंघने वाले कुत्तों, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंट्स और लोकल लोगों ने मिलकर उसे ढूंढने की कवायद शुरू की। कई दिनों तक खोजने के बाद भी कुत्तों को उसकी गंध नहीं मिली, क्योंकि इस इलाके में भारी बारिश हुई थी जिससे गंध मिट चुकी थी। 12 दिनों तक खोज जारी रही। खोज के दौरान खोजियों को एवेंजेलाइन का कोट एक पेड़ से टंगा मिला। ये जगह उसके कैंप से 5 मील दूर थी। एवेंजेलाइन के लापता होने के 13वें दिन पार्क के सुपरवाइजर के लड़के को एवेंजेलाइन चिल्होवेल माउंटेन की पगडंडी पर चलती हुई मिली। लड़की के पैर सूजे हुए थे और कीड़ों के काटने के निशान उसके जिस्म पर थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी। जब उसे इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि उसने वहाँ बहने वाले छोटे चश्मों से पानी पिया था और जंगलों में उगने वाली हकलबेरीज खाई थी। जब एवेंजेलाइन जंगल से बाहर आई, ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स रेंजर को उसका इंटरव्यू लेने का मौका मिल गया। 22 जून 1951 के टस्कलूसा न्यूज़ के आर्टिकल में लिखा है, रेंजर्स का कहना है कि लड़की ने अस्पष्ट बयान दिए हैं और वो कंफ्यूज लग रही है। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि असल में एवेंजेलाइन कभी गुम हुई ही नहीं थी और ये सब स्टेज किया गया था। रेंजर के इंटरव्यू से ये बात पता चलती है कि वो भी उन दूसरे लोगों की तरह ही कंफ्यूज हालत में मिली थी जैसे दूसरे लापता लोग मिलते आए हैं यूएस के इस हिस्से में। आप ऐसे कई सारे केसेस पाएंगे जहां लापता हुआ शख्स बिल्कुल कंफ्यूज्ड हालत में मिला हो और वो सही से जवाब नहीं दे पाता। क्या ये महज इत्तेफाक है? दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको लापता लोगों के ये रियल केसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताएं कि आप इन केसेस के बारे में क्या सोचते हो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।